तो फ्रेंड्स, कल हमने कल्चर एंड एनार्की बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन 1869 ओरिजिनली पब्लिश्ड इसके बारे में डिस्कशन किया था। मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ के बारे में डिस्कशन किया था और आज हम उनके बारे में ये डिस्कशन करेंगे कि द स्टडी ऑफ पोइट्री उनका वर्क में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उनके कौन कौन से मेन क्रिटिसिज्म वर्क रहे हैं। देखिए, द फंक्शन ऑफ पोइट्री एट प्रेजेंट टाइम 1864 एंड ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म 1865 इसकी पहली सीरीज आई थी। एंड कल्चर एंड एनार्की कल मैंने बताया था, इसका ये लेक्चर है जो कि कॉर्नहिल मैगज़ीन में पब्लिश हुआ था 1869 में। दैन आज हम डिस्कशन करेंगे स्टडी ऑफ पोइट्री 1888 में ये पब्लिश हुआ था और ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म सेकंड सीरीज़ उसके बाद आई थी। आज हम पॉइंट वाइज करेंगे। देखिए, हमें जैसे कि पता है कि इसमें टचस्टोन मेथड है और बहुत सारे एस्टिमेट्स हैं जो 3 मेन हैं। तो उन सारी चीज़ों को अलग अलग वीडियो में ना देखकर एक ही में चैप्टर वाइज या फिर पॉइंट वाइज कर लें तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैं इसी पर डिस्कशन करना चाहती हूँ, तो सुनिए आप। देखिए, इसमें क्या बताया गया है, प्रमोट करना इंग्लिश पोइट्री को, क्योंकि हमें पता है मैथ्यू आर्नोल्ड की जो नेशनैलिटी थी वो ब्रिटिश थी, तो वो कहीं अमेरिकन को तो प्रमोट नहीं करते ना, वो किसको प्रमोट करते, ना अमेरिकन को करते, ना फ्रेंच, ना जापानीज़। तो उन्होंने मेनली किसको प्रमोट किया है, इंग्लिश पोइट्री को प्रमोट किया है। फिर आता है पोइट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मतलब उद्देश्य क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। और इसमें कुछ बताया गया है कि रिलीजन और फिलॉसफी ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, तो इसको भी कौन रिप्लेस कर सकता है, पोइट्री रिप्लेस कर सकती है। देन आता है साइंस और रिलीजन। साइंस और रिलीजन इनकम्प्लीट है, अधूरा है, किसके बिना, पोइट्री के बिना, क्योंकि साइंस में क्या होगा, फैक्ट वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी, रिलीजन में क्या होगा कि धर्म वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। लेकिन उन सब को मिक्सअप कौन कर सकता है, उन सबको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी धारणाओं में लेकर, अपनी एक तरह से बोल सकते हैं कि अपनी क्रिएशन में लेकर कौन ढाल सकता है, बस पोइट्री, सिंपल। और इसमें 2 चीज़ें बहुत मेनली बताई गई हैं, पोइटिक ट्रुथ और पोइटिक ब्यूटी। तो क्या है ये पोइटिक ट्रुथ, इसमें किसी चीज़ को शो करना, मतलब मेरे पास एक मार्केट का वो है कि जैसे मेरे पास एक ऐड करना है मुझे, तो मैंने दिखाया कि मेरे पास पेन है, पेन तो नॉर्मली सभी के पास होते हैं। लेकिन फिर दूसरी चीज़ है पोइटिक ब्यूटी। तो पोइटिक ब्यूटी में मैं उसका प्रेजेंटेशन कैसे करूँ, आपके सामने कैसे प्रेजेंट करूँ, ये डिपेंड करता है। दैन इसमें दिखाया है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। देखिए, जीवन की समालोचना, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है केवल आलोचना नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें लेना, उसे हिंदी में बोलते हैं समालोचना। तो इसमें 3 चीज़ें मेनली बताई गई हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ आखिर है क्या, जो मनुष्य का जीवन है वो क्या है। फिर है कि हाउ इट टू बी गुड, अगर है तो फिर वो अच्छा कैसे बन सकता है। और तीसरा है हाउ टू मेक इट गुड और चेंज, अगर वो अच्छा भी बन गया है तो वो कौन, मतलब क्या चीज़ हम ऐसे लें, क्या कौन सा ऐसा फार्मूला लें, कौन से ऐसे मेथड्स अपनाएं कि उसको हम अच्छे से चेंज कर सकें और भी ज़्यादा अच्छा बना सकें, बेस्ट बना सकें। फिर यहाँ पर बताया गया है हाई स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री। पोइट्री हाई स्टैंडर्ड कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को मत देखिए, नेगेटिव चीज़ों को भी देखिए। जैसे कि कोई भी टीचर है या मैं ही एक तरह से यूट्यूब में टीचिंग कर रही हूँ, तो आप सिर्फ मेरी अच्छाइयों को ही ना देखिए, आप मेरी बुराइयों को देखकर मुझे सजेशन दें कमेंट बॉक्स में, तो उससे मेरी टीचिंग और अच्छी होगी और मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगी। यहाँ पे गुडनेस और बैडनेस दोनों की इम्पोर्टेंस बताई गई है हाई स्टैंडर्ड ऑफ पोइट्री के लिए। फिर आता है स्ट्रिक्टली क्रिटिसिज्म। कोई भी चीज़ है हम उसको ढील नहीं दे सकते कि चलो हो गया जाने दो, नहीं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, स्ट्रिक्टली क्रिटिसिज्म करना है। तो कोई भी पोएम है, मान लिया कि मैंने इनकी डोवर बीच ले ली, तो डोवर बीच में मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या स्टाइल उसका था, कैसा हो सकता था, ये सारी चीज़ों को हम स्ट्रिक्टली क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। फिर आता है इसमें अ होप टू फाइंड बेस्ट पोइट्री। हमेशा मनुष्य के अंदर क्या होना चाहिए कि सिर्फ हमें एक ही चीज़ पे नहीं अटकना है। कल मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है,
क्रिटिसिज्म का, तो मुझे आज ये नहीं कि मैंने वो कर दिया, मैं बार बार उसी चीज़ को बोल रही हूँ, नहीं, आज मुझे नया करना है। तो यही है, एक होप होनी चाहिए बेस्ट पोइट्री को फाइंड करने की, कि मैंने थोड़ा ये वाली चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन इससे और अच्छी क्या हो सकती हैं, तभी हम हाई स्टैंडर्ड कर सकते हैं। देन यहाँ पे बात होती है एस्टिमेट। एस्टिमेट 3 प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पे, हिस्टोरिक एस्टिमेट, पर्सनल एस्टिमेट और रियल। ठीक है, देखो हिस्टोरिक में क्या है, किसी भी राइटर या पोइट का बैकग्राउंड, अगर हमें उसका बैकग्राउंड पूरा क्लियर पता है, तो अगर वो ज़्यादा खास भी नहीं लिख रहा है तो हमारे माइंड में बस वही है कि हमने उसके बारे में पहले पढ़ा था, एक पोएम अच्छी है तो हम उस पर दूसरी पोएम को जज ही नहीं करेंगे, ठीक से एनालिसिस नहीं करेंगे, बस पॉजिटिव व्यूज़ लेते जाएंगे, ये गलत बात है। देन आता है पर्सनल। पर्सनल में क्या होता है कि मेरी चॉइस, मेरी लाइक, मेरे अनलाइक पर डिपेंड करता है कि मुझे, अगर मान लीजिए मुझे नेचर पोइट्री पसंद है तो मैं विक्टोरियन पोइट्री देखूंगी ही नहीं, तो इससे क्या होगा कि हम अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं कर पाएंगे, हम किसी और को नहीं जान पाएंगे। फिर आता है रियल। देखिए हमें पहला और दूसरा, हिस्टोरिक और पर्सनल, इसको क्या करना है, दोनों को अवॉइड करके रियल एस्टिमेट को मानना है। कैसे, देखिए उसके लिए हमें क्या अपनाना पड़ेगा, टच स्टोन मेथड अपनाना पड़ेगा। टच स्टोन मेथड क्या है, तो देखिए किसी भी पोइट्री को अदर पोइट्री से कंपेयर करना ही टच स्टोन मेथड कहलाता है। तो टच स्टोन में जैसे कि हम देख सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं पढ़ती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट मैंने डोवर बीच पढ़ा। डोवर बीच क्या, मैंने स्कॉलर जिप्सी पढ़ लिया, या फिर मैंने किसी अदर राइटर्स की पोएम्स वगैरह पढ़ ली, मैंने वर्क पढ़ लिए, प्ले पढ़ लिए, 12th नाइट पढ़ लिया, ठीक है, इस तरह से बहुत कुछ पढ़ लिया। बट अगर मैं उसका कंपेयर किसी और से करूँगी तब जाके वो क्रिटिसिज्म अच्छा बन पाएगा। मान लीजिए कि मेरे सामने 2 शॉप हैं, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी शॉप में सारा सामान अच्छा होगा, छोटी शॉप में भी हो सकता है। तो मैं अगर उसके तरह मुझे व्यापार बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगी कि बड़ी वाली चीज़ों में क्या अच्छाई है मैं उसको अपनाऊँगी, ठीक है, और मैं छोटी वाली दुकानों से क्या सीख सकती हूँ मैं वो चीज़ें करूँगी, तब जाके मेरी सारी चीज़ें बेस्ट हो जाएंगी। और इसमें बताया गया है वी कैन टेक बेस्ट लाइन इन अदर वर्क। अगर मुझे कुछ पोइट्री लिखनी है, कुछ क्रिएशन लिखना है, अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं वहाँ से ले सकती हूँ। जैसे कि हम अधिकतर बोलते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो ये रियल हमारी तो नहीं है, किसी अदर राइटर्स की है, किसी अदर पोइट की है, बट हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है। जैसे हम बोलते हैं स्मॉल नॉलेज, ठीक है, स्मॉल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, या हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, तो ये हमारा तो नहीं है ना। या फिर लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, हमारा तो नहीं है, ये पोप का है, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डेली बेसिस में इसको हमने ढाल लिया है, तो हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बताया है क्वालिटीज़ ऑफ हाई क्लास पोइट्री, कि अगर पोइट्री है तो उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी जिससे वो हाई क्लास बन सके। देखिए सबसे पहले उसमें मैटर होना चाहिए और मैनर होना चाहिए। तो मैटर क्या करता है, वो एक्सप्रेस करता है। जैसे कि मान लीजिए जो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मैं आपको सिर्फ रीडिंग मोड में पढ़ा दूँ, ठीक है, कि हिस्टोरिकल, पर्सनल, रियल, टच स्टोन मैथड कंपेयर टू अदर पोइट्री, तो क्या होगा, इट इज़ नॉट गुड वे ऑफ टीचिंग। तो मुझे क्या करना है, आपके सामने मैं फेस तो नहीं देख रही बट एक्सप्रेस करना है। फिर दूसरी चीज़ आती है मैनर। मैनर में मैं आपके सामने कैसे प्रेजेंट करती हूँ, कैसे अपना इंट्रोडक्शन करती हूँ, कि बिना अपने बारे में, बिना मतलब फालतू की चीज़ें बताए आपको कितनी तरह से अच्छा मैटर प्रोवाइड कर सकती हूँ। फिर है ट्रूथनेस प्लस सीरियसनेस। देखिए अगर पोइट्री होनी चाहिए तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, उसमें सच्चाई होनी चाहिए, सीरियसनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर है स्टाइल शुड बी एक्सीलेंट। अगर स्टाइल अच्छा नहीं है तो पोइट्री अच्छी नहीं बन सकती है। फिर उन्होंने एंशंट जो राइटर्स थे उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि उनसे बेस्ट कोई हो ही नहीं सकता, जैसे पोप, डांते, वर्जिल, ओविड। फिर यहाँ पर उन्होंने बर्न्स को फेल बताया रियल पोइट्री के बारे में, क्योंकि वो स्कॉच पोइट्री लिखते थे। उसका ये रीज़न रहा है कि वो स्कॉटिश राइटर थे, तो उन्हें शायद रियल ब्यूटी का नहीं पता था। दैन चौसर के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ तारीफ़ें की हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, वो क्या है जानते हैं। देखिए
चौसर ने लार्जनेस रूप से लिखा है, उनकी बहुत पोइट्री लार्ज है और फ्रीडमली लिखा है, मतलब उन पे कोई बॉन्ड नहीं किया कि ऐसे दायरों में बंद होके, उनके जो मन में आया तो उन्होंने लिखा। फिर है जेंटलनेस को उन्होंने प्रेजेंट किया है, लेकिन उनमें कोई कमी तो थी ना, क्या थी? लैक ऑफ सीरियसनेस, जो कि हमें मैथ्यू आर्नोल्ड ने बताया है। फिर उन्होंने थॉमस ग्रे के बारे में बताया कि उन्होंने कम लिखा, बट जो भी लिखा बहुत इनफ था, गुड था। नाउ वी विल कम ऑन कंक्लूज़न। तो देखिए, हमने सब चीज़ों को पढ़ा, अब हम उसको कंक्लूड कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम कुछ भी चीज़ लर्न कर रहे हैं, अगर रिवाइज ना करें तो वैसे ही ये चीज़ें हैं, कंक्लूज़न करने से रिवाइज भी हो जाता है, सारा एक चीज़ में आ जाता है। देखिए, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर प्रॉपर क्रिटिसिज्म करना चाहिए। देखिए, उन्होंने इंग्लिश का बारे में बताया कि इंग्लिश पोइट्री को इम्पोर्टेंस बताई, एस्टिमेट बताया, लेकिन यहाँ पे भी बताया उन्होंने रीड सीरियसली। जो भी राइटर है, जो भी रीडर है, वो कुछ भी पोइट्री हो, वर्क हो, राइटिंग्स हो, प्ले हो, कुछ भी हो, वैसे मेनली पोइट्री की बात हुई है यहाँ पर, तो उसको क्या करे, सीरियसली रीड करे। देखिए, अगर मजाक में रीड किया है, एक तरह से अ बर्ड ऑन व्यू, बर्ड्स व्यू मतलब सरसरी नज़र से हमने रीड किया है, तो बिल्कुल गलत है। और फिर है जजमेंट क्या होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, ठीक है, तब जाके वो क्रिटिसिज्म जो है बहुत अच्छा बन सकता है वो क्रिटिसिज्म। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। आपको ये पूरा क्लियर अंडरस्टैंड हो गया होगा, और थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नहीं भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। सो हैव अ गुड डे, थैंक्स अ लॉट।